नमस्कार, मैं हूं रमन उंगाई। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी-आरएलडी गठबंधन के आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चाहे किसी जाति धर्म के हों, इन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई जरूर होगी। पलायन कराने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये बातें केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चौबे के साथ खास बातचीत में कही। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अगर बात की जाए तो करीना से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन कह रहे हैं कि इस बार अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई, हमारी जो संख्या है वो 90,000 के आसपास है और जो जाट है वो 24,000 है। अगर कुछ भी हुई तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। चुनाव से पहले इस तरीके का बयान। मैं देखिए जो ऐसे जातिवादी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन चाहे हमारे जाट समाज के लोग हों और चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी समाज के लोग हों, अगर उनको कोई धमकाएगा तो कानून के खिलाफ जो कार्रवाई होती है जांच करके वो कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। अब उत्तर प्रदेश में पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पलायन करवाने की धमकी देने वालों को ज़रूर पलायन करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, उनको जो कानून के हिसाब से सजा है वो सजा भुगतना पड़ेगा। पर अगर वही बात की जाए तो अखिलेश यादव कहते हैं, महिला की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। कल एक महिला उनसे मिलना चाहती थी, उनके गाड़ी के सामने आई पर वो रुके नहीं, चले गए। उस महिला को चोट आई और अभी तक कुछ भी नहीं बयान दे रहे हैं। देखिए, ये मैं श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नई सपा है। मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिसमें गुंडे हैं, जिसमें अपराधी हैं, जिसमें माफिया हैं, जिसमें दंगाई हैं, जिसमें व्यभिचारी हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी हैं। और समाजवादी पार्टी इससे बाहर निकल नहीं सकती। जनता इनको बाहर निकाल के दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक रही है। केवल 10 मार्च की प्रतीक्षा कीजिए, 10 मार्च को वोटों की गिनती होने दीजिए। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में तो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है अगर महिलाओं के प्रति अपराध हो जाए। तो वह समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वह श्री अखिलेश यादव जी ने दिखाने का काम किया। सर, पर अगर बात की जाए तो इस बार 2022 के चुनाव में आपके मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या रहेगी? देखिए, हमारा जो संकल्प पत्र होता है उस जिसे आप मैनिफेस्टो कहते हैं, वह संकल्प पत्र के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाना, उनका विकास करना, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, निवेश करवाना, ये हमारा लक्ष्य है। और विरोधियों का लक्ष्य क्या है कि हम अपराध को बढ़ाएंगे, हम अपराधियों की फैक्ट्री लगाएंगे, माफियाओं की फैक्ट्री लगाएंगे, गुंडे पैदा करने वाले की फैक्ट्री लगाएंगे। और हमारा क्या है, हम अच्छी शिक्षा दे करके अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे रोजगार प्रदेश में भी, देश में भी, दुनिया में पाने वाले प्रतिभाओं को तैयार करने का। सर, एक आखिरी सवाल। पिछली बार आपने नारा दिया था 300 के पार, इस बार कितने का नारा होगा? हम 2022 में 2017 दोहराएंगे, फिर 300 से अधिक सीटें जीत करके कमल का फूल खिला करके उत्तर प्रदेश में विकास के नए युग की शुरुआत करेंगे। 2017 से 22 टेलर, 2022 से 27 वास्तविक फिल्म देखने को मिलेगा। तो इस बार 2017 से भी ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी आएगी और सरकार बनाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और तो की बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह ने आज कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पडरौना से आरपीएन सिंह को चुनाव लड़ने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, सूत्रों के हवाले से खबर। तो दोपहर 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति से। आरपीएन सिंह, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हमारे सहयोगी दीपक चौबे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, तो आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर आज फूल थाम लेंगे कमल का? जी देखिए, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि कब आरपीएन सिंह आएंगे। देखिए, न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले सुबह ही ये खबर ब्रेक कर दिया था कि जो आरपीएन सिंह हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे और न्यूज़ इंडिया की खबर पे मुहर लगने जा रही है। करीब 2:30 बजे आरपीएन सिंह बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे और वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सोनिया गांधी को लिखा था, पर कहीं ना कहीं उनकी जो नाराज़गी थी वो कांग्रेस आलाकमान से थी। उनका कहना था कि जो कांग्रेस आलाकमान है वो लगातार उनको नज़रअंदाज कर रहा है। इसको लेकर रमन उनकी नाराज़गी थी और उन्होंने ये कह दिया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये अंदर की खबर थी। और अब देखिए, थोड़ी देर में जब पार्टी पहुंचेंगे उसके बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे। खबर ये भी आ रही है कि उनके साथ कई और जो लोग हैं वो उनके साथ शामिल होंगे। पर कहीं ना कहीं
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है आरपीएन सिंह के तौर पर। इससे पहले भी देखिए कि जब जितिन प्रसाद आए थे तो उनको भी बीजेपी ने ले लिया, उसके बाद उनको एमएलसी बनाया गया, फिर उनको मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका है। लगातार इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि एक दो जो कांग्रेस के और जो बड़े नेता है वो संपर्क में हैं। अब देखना ये बात होगी कि ये जो बड़े नेता हैं कब तक ज्वाइन करेंगे। पर आज के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस को धक्का लगा है। रमन, दीपक, अगर कांग्रेस की बात करें, यूपी की बात करें, तो केंद्रीय मंत्री रहे आरपीएन सिंह, बीजेपी में उनके लिए क्या जगह बनाई जाएगी? देखिए अभी उनकी लगभग कहा जा रहा है कि हमारी जो सोर्सेज से बात हुई है उनका कहना है कि लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है। और मैं आपको बता दूं न्यूज़ इंडिया पर ये जानकारी सिर्फ कि अगले साल पार्टी उनको राज्यसभा में भेज सकती है। ये सिर्फ न्यूज़ इंडिया के पास खबर है कि यूपी जब बीजेपी की सरकार बनेगी उसके बाद उनको राज्यसभा दिया जाएगा। और लगभग ये फाइनल हो चुका है कि उनको पार्टी राज्यसभा भेजेगी। उनके 3 ऐसे जो सहयोगी है जो उनको पार्टी जिनके साथ वो पार्टी में आ रहे हैं उनको, क्योंकि कुशीनगर के आसपास का इलाका कहा जाता है कि आरपीएन सिंह का मजबूत गढ़ माना जाता है, तो वहां से उनके जो सहयोगी हैं उनको 3 लोगों को टिकट बीजेपी इस बार विधानसभा में देगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता है कि अगर आरपीएन सिंह अगर आते हैं तो जो कहा जा रहा है कि जो लोग नाराज हैं कुशीनगर के आसपास के क्षेत्रों में, उससे बीजेपी को फायदा होगा। इसको देखते हुए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है। और देखिए ये खबर जब हमारी जब बात हुई थी, मैंने सुबह करीब 9:30 बजे आरपीएन सिंह को मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने उनको 3 बार फ़ोन किया पर पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूं। दीपक, ये खबर गलत है और मैंने कई चैनलों को बताया कि खबर गलत है। पर हमारे जो बीजेपी के जो सोर्सेज थे वो लगातार कह रहे थे कि आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये 3 दिन से खबर चल रही थी और आज न्यूज़ इंडिया की खबर पे मोहर लगी और थोड़ी देर में बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी चल रही है। विधानसभा चुनाव में, यूपी के जो चुनाव है उसमें आरपीएन सिंह को उतार सकती है कुशीनगर की तरफ से या फिर पड़वाना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने खड़ा किया जा सकता है? देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने बीजेपी कोई एक ऐसा फैक्ट देना चाहती है जो उनको टक्कर दे सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए और कई नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के में हिम्मत है तो वो वहीं से सीट से लड़के दिखाएं, हम उनके सामने एक मजबूत जो प्रत्याशी है उसको खड़ा करेंगे। तो दोनों चीज़ हो सकता है, या तो हो सकता है कि आरपीएन सिंह को विधानसभा लड़ाया जाए या फिर इनको राज्यसभा, 2 ही इस पे है। क्योंकि देखिए पर हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह विधानसभा नहीं लड़ेंगे, उनको राज्यसभा की बातचीत हो चुकी है और उनको राज्यसभा दिया जाएगा। पर खबर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि देखिए ये पार्टी है, कब क्या डिसाइड करती है ऊपर वालों को भी नहीं पता है, नाम किसका कट चलता है और किसका फाइनल हो जाता है ये रमन आपको भी पता है, क्योंकि आपने भी बीजेपी में बहुत क्लोजली कवर किया है। तो अब देखिए इसके बाद अब ज्वाइनिंग के बाद पता चलेगा कि उनकी इस पार्टी में क्या अहमियत होगी। बिल्कुल दीपक, बने रहिए, तमाम जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आरपीएन सिंह कौन है जिन्होंने आज कांग्रेस का दामन छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए हैं। करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे, यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री भी रहे, यूपी के कुशीनगर के मूल निवासी, यूपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व सांसद सीपीएन सिंह के बेटे हैं, 2009 में कुशीनगर से सांसद बने। हालांकि 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा कुशीनगर से। तो आरपीएन सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, सीपीएन सिंह के बेटे हैं और कांग्रेस में यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री भी रहे आरपीएन सिंह, यानी बहुत बड़ा कद उनका कांग्रेस में था। लेकिन इस वक्त नाराजगी की बात करते हुए कि पार्टी में सुना नहीं जाता, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और आरपीएन सिंह वापस आए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, गांव वालों ने बीजेपी उम्मीदवार को खदेड़ा। हरेंद्र सिंह रिंकू को गांव वालों ने भगाया। तो ये संभल से खबर आ रही है, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें गांव वालों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। हरेंद्र सिंह रिंकू को गांव वालों ने भगा दिया। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यूपी के संभल में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, प्रचार के लिए पहुंचे थे लेकिन गांव वालों ने उम्मीदवार को भगा दिया। हरेंद्र सिंह रिंकू को गांव वालों ने भगाया। तो ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां उम्मीदवार प्रचार के लिए पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन गांव वालों की नाराजगी सामने आई और गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया और उम्मीदवार को वापस लौटना पड़ा उल्टे पांव।
तो गांव वालों ने वापस भेजा हरेंद्र सिंह रिंकू को। तो हरेंद्र सिंह रिंकू बीजेपी का प्रचार करने गांव में पहुंचे थे, लेकिन नाराजगी का सामना करना पड़ा और गांव वालों ने उन्हें वापस लौटा दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के संभल से एक खबर है। हरेंद्र सिंह रिंकू जो कि प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन नाराजगी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में हार जीत का फैसला तय करने की ताकत रखता है। अखिलेश यादव इस वोट बैंक को रिझाने के लिए पाकिस्तान प्रेम का राग लाप रहे हैं। मुस्लिम वोटों से कई सीटों पर हार जीत का पासा पलट सकता है। अखिलेश यादव इस वोट बैंक को साधने के लिए जिन्ना की तारीफ करने से नहीं चूकते। उत्तर प्रदेश में वोटिंग का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है और इतिहास गवाह है कि चुनाव में जिस भी पार्टी को मुस्लिमों का साथ मिल जाता है, उस पार्टी की लखनऊ की राह काफी आसान हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल्य जिलों की बात करें तो रामपुर में सबसे ज्यादा 50.57% मुसलमान हैं। रामपुर के बाद मुरादाबाद और संभल जिले का नंबर है। दोनों जिलों में बराबर 47.12% मुसलमान है। बिजनौर की बात करें तो वहां 43.3% मुसलमान है और सहारनपुर में मुस्लिमों की आबादी 41.95% है। मुजफ्फरनगर और शामली जिले में भी मुसलमानों की आबादी 41.30% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में पहले और दूसरे चरण में ही वोट डाले जाने हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है कि क्या अखिलेश बाबू का पाकिस्तान प्रेम वोटों की खातिर ही उमड़ा है। अखिलेश जी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीके का बयान है। भाजपा हो या समाजवादी हो या कोई और पार्टी हो, चुनाव में इस तरीके की बात करना उचित नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान का, वह हमारा दोस्त तो है नहीं, पाकिस्तान तो हमारा बिल्कुल क्लियरेशन में दुश्मन है, तो उसे ये कहना कि वो हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन इन बातों से सब पार्टियों को और खासतौर से अखिलेश जी को भी बचना चाहिए। हमारा स्टेट का इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन है, इसके अंदर हमारे मुद्दे विकास के होने चाहिए, यूपी को डेवलप करने के लिए होनी चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, ना कि इसको हिंदू मुस्लिम में या जिन्ना में या पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है, इसके ऊपर मुद्दे नहीं भटकाना चाहिए पब्लिक को। इसके अंदर तो सीधा हमारे विकास की बात होनी चाहिए, यूपी के अंदर जो विकास होना चाहिए, यूपी के अंदर जो लाइन ऑर्डर की बात होनी चाहिए, इसके ऊपर मुद्दे बात होनी चाहिए। ये सब पार्टियां जो भी करती है ये गलत करती है, गलत बयान है बिल्कुल। ये बात तो सच है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है और इसी के बलबूते अखिलेश बाबू ने 2012 में लखनऊ की लड़ाई जीती थी। 22 की लड़ाई में भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का खासा ख्याल रखा है। समाजवादी पार्टी ने जाट बहुल्य सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया है, जो जाट बिरादरी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। ऐसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विभाजनकारी दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके खिलाफ हमने प्रमुखता से 5 साल लड़ाई लड़ी। अगर गठबंधन भी ऐसा कुछ करेगा तो हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा के दम लेंगे। उत्तर प्रदेश का सियासी संग्राम जीतने की खातिर समाजवादी पार्टी MY समीकरण का पूरा इस्तेमाल कर रही है। यादव तो समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर हैं ही, समाजवादी पार्टी का फोकस मुसलमानों पर भी है। समाजवादी पार्टी के 159 प्रत्याशियों की लिस्ट में 30 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों की बात करें तो रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। रामपुर जिले की स्वरा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को प्रत्याशी बनाया गया है। कानपुर की सीसामाऊ सीट से इरफान सोलंकी को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है, तो शाहजहांपुर सीट से तनवीर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।
बरेली जिले की 9 सीटों में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बरेली जिले की बहेड़ी सीट से अताउर्रा रहमान, मीरगंज से सुल्तान बेग और भोजपुरा से शाहजिल इस्लाम अंसारी को टिकट दिया गया है। नईद हसन गैंगस्टर एक्ट के सिलसिले में जेल में बंद हैं। बावजूद इसके नईद हसन की उम्मीदवारी बरकरार रहने पर बीजेपी को समाजवादियों को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं अपराधी वही। मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही है, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रेम पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के नाम पर अखिलेश बाबू विरोधियों को सिरे से नजरअंदाज कर रहे हैं। वैसे अखिलेश बाबू का मुस्लिम प्रेम सियासत का सबब तो बन गया है, लेकिन चुनावी समर में इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा और क्या भाईजान के सहारे साइकिल लखनऊ तक पहुंचेगी, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना पहली पार्टी। संजय राउत ने किया बीजेपी पर हमला, बीजेपी के नव हिंदुत्ववादियों को इतिहास पता नहीं, किसी ने उनके इतिहास के पन्ने फाड़ दिए। संजय राउत ने यह बयान दिया है कि हिंदुत्व पर सबसे पहले चुनाव लड़ने वाली जो पार्टी थी वो शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी नव हिंदुत्ववादी है, किसी ने उनके इतिहास के पन्ने फाड़ दिए, ये संजय राउत ने कहा। शिवसेना नेता संजय राउत का ये बड़ा बयान सामने आया है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि किस तरीके दे नाल सियासी बदलाखोरी के तहत। तो अभी आज के जो नए नेता है बीजेपी के, नव हिंदुत्ववादी, उनको उनके इतिहास से कुछ पन्ने किसी ने फाड़ दिए, इसलिए उनको जानकारी नहीं। लेकिन जब वो चाहे हम समय समय पर उनको जानकारी देते रहेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रग्स मामले में विक्रम मजीठिया की बड़ी मुश्किलें, मजीठिया के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच का छापा, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के लिए मांगा समय, मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है अग्रिम जमानत अर्जी। तो अर्शदीप करे विक्रम मजीठिया के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाने वाले हैं, हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तो विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। ड्रग्स मामले में विक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही विक्रम मजीठिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे और उन्होंने चरणजीत चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री पर तमाम आरोप लगाए थे। तो एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स मामले में पुलिस को तलाश है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने विस्तार नाल दस्या। समाजसेवी अन्ना हजारे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र के चीनी मिलों की खरीद फरोख्त में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। अन्ना हजारे ने अपने पत्र में इस घोटाले में सभी दल के नेताओं के शामिल होने की बात कही है। अन्ना ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। बता दें कि महाराष्ट्र में 118 चीनी मिलों में 116 मिलों को घाटे में बताया गया और इनमें से 78 चीनी मिलों की खरीद फरोख्त हुई है। इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच की मांग अन्ना हजारे ने की
पिछले 10 साल से वो इस मांग को कर रहे हैं। अन्ना हजारे ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा खत, चीनी मिलों में भ्रष्टाचार के मामले में खत लिखा। महाराष्ट्र में हमारे पास 49 शुगर फैक्ट्री, उनकी पूरी जानकारी आ गई थी और उसकी जांच हो, इसलिए मैंने काफ़ी प्रयास किया। 2009 में आनंद में अनशन किया, 2013 में आज़ाद मैदान में आंदोलन किया, मुख्यमंत्री के पास जाकर ये सब बातें बताई, हाँ कहते रहे, एक्शन नहीं हुए। इसलिए मैंने अभी सहकार मंत्री केंद्र के अमित शाह और भारत के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, उनको लेटर लिखा है।